नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को इन सभी को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जो ये भारतीय अवाम ताकत दल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से ये भारतीयता का माहौल लाने के लिए अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में जो ये कोशिश कर रहा है और हमारे भारतीय भाई बहन इसमें शरीक भी हो रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं, इसके महत्व को समझ भी रहे हैं और वो इस बात के लिए समझ रहे हैं कि हमारा देश जो बिखराव और सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने के लिए जिस तरह से नफरत का माहौल जानबूझ करके फैलाया जा रहा है और वैसे भी इस मुल्क की मजबूती और सलामती के लिए जो है वो भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव और इखलाक मोहब्बत सभी कुछ जरूरी है। यह भी इसको भी अनुभव करते हुए इस आवश्यकता को भी समझते हुए इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। अभी फिलहाल साधनों के अभाव में ये इसी सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से इसका सहारा लिया जा रहा है। साधन के लिए संघर्ष चल रहा है, साधन भी एक चुनौती है और जैसा कि बताया गया कि जो पहले से स्थापित मुख्य धारा के जो दल हैं उनके पास साधन के नाम पर और डोनेशन, जो योगदान के नाम पर बेहिसाब और अपरंपार और तमाम संसाधन है और गलत सलत तरीकों से एकत्रित यह भी जनता जानती है। तो ऐसे माहौल में जो भारतीय अवाम ताकत दल ने रास्ता अख्तियार किया है और जो लोग भी इस भारतीय अवाम ताकत दल को समझ रहे हैं तो संसाधन भी एक चुनौती है और वो भी एक संघर्ष मांगता है। तो उसके लिए संघर्ष चल रहा है। तो उसी वजह साधन के अभाव में अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो का सहारा लिया जा रहा है। अब वैसे भी सोशल मीडिया भी एक सशक्त माध्यम है। आज हर एक भारतीय भाई बहन के पास मोबाइल फ़ोन है और अपनी सुविधा के अनुसार वो उसको देखते भी हैं, प्रभावित भी होते हैं। तो सोशल मीडिया भी एक सशक्त माध्यम है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि भारतीय अवाम ताकत दल सिर्फ इसी सोशल मीडिया के भरोसे ही रह जाएगा, आप लोगों के बीच में आएगा। ये कई बार बताया भी गया है। तो इस अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष में जो
भारतीय अवाम ताकत दल का जो ये प्रयास है भारतीयता का, भारतीयता आधारित एकता और भाईचारा और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती, मुल्क परस्ती, जनभक्ति, सभी कुछ, अब इसका सामना करने के लिए कोई नैतिक बल या साहस, ये जो विखंडनकारी ताकतें हैं, विखंडनकारी ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के बस में हैं, इनके पास कोई नैतिक कोई साहस या बल नहीं रह गया है, कोई तार्किक बात नहीं रह गई है, और इसलिए ये अफवाह और दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। भारतीय कौन जो विखंडन करते आए हैं, ऐसी जो विखंडन कर रहे हैं, ऐसी ताकतें भारतीय अवाम ताकत दल के खिलाफ जो है, जो कि सुनने में आया है कि वो दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। कौन? जिनके पास भारतीय एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत का सामना करने के लिए कोई नैतिक बल या नैतिक साहस इनके पास नहीं है, तो इस घिनौने जो तरीका है दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। तो इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल ये जरूरी मानता है कि इस दुष्प्रचार का भी पर्दाफाश किया जाए और दुष्प्रचार के विषय में या उसके विरुद्ध भी अपने भारतीय भाई बहनों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने आदरणीय भारतीय अवाम को जागृत किया जाए और उनसे सावधान किया जाए। उनका एक दुष्प्रचार है कि ये यूट्यूब वाले सर क्या कहीं दिखते हैं, इनका कहीं पोस्टर, इनकी कहीं होर्डिंग, इनका कहीं बैनर दिखता है, मतलब उनके हिसाब से ये अदृश्य है। ये साधारण सी बात है कि हम इसी दुनिया के, हम इसी देश में हैं और अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में ही हैं। अब इनका मतलब है कि हम कहाँ हैं यह भी किसी को जानने में मुश्किलात नहीं है, कोई भी पता कर सकता है, लेकिन इनको बताना और सार्वजनिक रूप से बताना अभी फिलहाल खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये लगभग 3-4 साल पहले बीजेपी के सिखाए हुए जो असामाजिक तत्व, वो जो है भारतीय अवाम ताकत दल का जो पंजीकृत कार्यालय है जो कि देहात में है, जौनपुर में, वहाँ गए थे, वहाँ पर मारपीट और तोड़फोड़ करने के लिए। ये कौन? देखिए, ये बातें जो बताई जा रही हैं, इसका ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े आराम से खंडन कर सकते हैं कि भाई जब कौन थे, कौन गए थे, कौन नहीं थे, सीधे इनकार भी कर सकते हैं और इसको डिसओन भी कर सकते हैं, ये इनकी फितरत है। लेकिन सच्चाई है कि करीब 3 साल पहले जो है यही बीजेपी के द्वारा तैयार किए हुए असामाजिक तत्व जो है भारतीय अवाम ताकत दल का जो पंजीकृत कार्यालय, जो कि जौनपुर के एक देहाती गांव में है, स्थापित है, वहाँ पर गए हुए थे सिर्फ तोड़फोड़ करने के लिए। वो तो संयोग से बरसात के दिनों में गए, बरसात के दिनों में वहाँ गांव में जो बैल हैं और भैंसे हैं, उनसे इनका सामना पड़ा और कुछ ये इनकी मोटरसाइकिल वगैरह भी इधर उधर माने वो भी किसी माने समस्या में फंस गई, तो वो लौट करके बहुत खींच भी रहे थे कि ये वो खींच करके ये कह रहे थे कि इनको पार्टी चलाने का दम नहीं, पार्टी और पार्टी कार्यालय खोले हैं खेत में, इस तरह से बोले थे। और लेकिन वो पार्टी भारतीय अवाम ताकत दल का दफ्तर खोजने गए थे मारपीट और जो है तोड़फोड़ करने के लिए। ये इनका चरित्र है। इस चरित्र को हमारे भारतीय भाई बहन भी जाने कि ये क्यों कह रहे हैं कि अदृश्य हैं और वो होर्डिंग में नहीं दिखते, पोस्टर में नहीं दिखते,
और बैनर में नहीं दिखते हैं। तो इसके विषय में भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट अपने भारतीय भाई बहनों से यही कह रहा है कि हम आप लोगों के बीच में ही हैं, और जो वक्त आएगा तो, और वो वक्त बहुत जल्दी आ रहा है कि जो होर्डिंग, पोस्टर, बैनर उसका भी इंतजाम हो जाएगा, और उस माध्यम से भी हम आपके बीच में पहुंचेंगे, और हम आपके बीच में हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसी देश में है। तो इनके दुष्प्रचार पर जरा भी मत जाइए कि हम देखते नहीं हैं, और हमारा कोई पोस्टर, बैनर, रैली हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे बैनर हो, चाहे होर्डिंग हो, इसमें संसाधन लगता है, धन लगता है, ये सभी को मालूम है। और कौन कर रहा है इस तरह का दुष्प्रचार? कौन कर रहा है? जो पैसे के बल पर जो है वो भीड़ जुटवाते हैं, रैली करते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। तो मान लीजिए संसाधन होता भी है तो ये भी तो भारतीय अवाम ताकत दल के उसूल के खिलाफ होगा कि पैसे के बल पर हम जो है अपने अवाम को इकट्ठा करें। अभी तो फिलहाल जो हमारी अवाम में जो विचारों के प्रति आकर्षण है, वो उसके अनुसार जो है भारतीय जनता दल के साथ हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है इसके साथ जुट रहे हैं। और रैली हम ये उनके अनुसार कर रहे हैं कि पैसे पर खरीदी हुई भीड़ के द्वारा जो कि लोग करते आए हैं, जो कि सब करते ही हैं, तो उनके मुंह से ये कहना कि हम रैली में नहीं दिखते हैं, हम होर्डिंग में नहीं दिखते हैं, हम पोस्टर में नहीं दिखते हैं, हम बैनर में नहीं दिखते हैं। तो ये इनका एक दुष्प्रचार है। इस दुष्प्रचार से हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा, ये दुष्प्रचार करते हैं हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में कि ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसको कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन माने भ्रम से या भूल से या गलती से अभी भी कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। तो इनके अनुसार कि वो कांग्रेस जो है या GNPC बीजेपी को तो हरा नहीं पाई, तो उसी GNPC या कांग्रेस ने YouTube वाले सर को खड़ा कर दिया है बीजेपी को कमजोर करने के लिए। इस विषय में भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम से बस इतना ही कहना चाहता है कि आप कोई भी वीडियो, कोई भी थोड़ा भी ध्यान देकर देखें, तो ये बराबर इस बात पर बल दिया गया है कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप जो है ये GNPC ही है। इस बात को बराबर बल दिया जाता है कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप GNPC है, कांग्रेस है, और उसके साथ साथ ये वाम दल है। इस बात को बराबर जो है उसको दोहराया जाता है, लोगों को, आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझाया जाता है, और ये भी कहता है कि देश को चैन तब मिलेगा जबकि इस GNPC का समूल नाश होगा भारत की पावन धरती से। ये बराबर ये बोला जाता है। और साथ साथ ये भी बोला जाता है कि ये जो बीजेपी है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर इसी अभिशाप को इनको रक्षा कर रही है, पाल रही है, और इसके सभी पापों को ढक भी रही है, धुल भी रही है। यही जो है वो समझाया जा रहा है, और इस विषय में हमारे भारतीय भाई बहन समझ भी रहे हैं। तो उसमें से ये इस तरह का दुष्प्रचार कि उस कांग्रेस ने खड़ा किया है हमको या भारतीय जनता दल को, तो समझ जाए कि ये कितना बड़ा झूठ है। तो भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि इस GNPC का समूल समाप्ति
बल्कि भारतीय जनता दल ने तो यहाँ तक कहा है कि इसकी समाप्ति उसी तरह आवश्यक है जिस प्रकार हमारे जो है इतने बड़े दार्शनिक और इतने बड़े राष्ट्रभक्त चाणक्य जी ने कुश को समाप्त किया था, कुश की जड़ में मट्ठा डाल करके। और इसके संबंध में भारतीय जनता दल ने यह भी बताया है कि ये जेएनपीसी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती जब तक ये बीजेपी जिंदा है। इस कांग्रेस को अमृत देने वाला, या यूं समझ लीजिए कि कांग्रेस रूपी रावण को अमर बनाने वाला, उसको अमृत देने वाली ये बीजेपी है। तो यदि हमारे भारतीय भाई बहनों को सुकून चाहिए और उनको एक इज्जत की जिंदगी चाहिए भारतीय नागरिक के रूप में, और जो है सद्भाव चाहिए, अखलाक मोहब्बत चाहिए, तो इस जेएनपीसी की समाप्ति बहुत जरूरी है। लेकिन जेएनपीसी तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि इसके पहले बीजेपी समाप्त न हो जाए, क्योंकि बीजेपी जो है कांग्रेस रूपी रावण की नाभ में अमृत का काम करती है। तो जिस प्रकार प्रभु राम जो है इस रावण का सर काट रहे थे, और एक सिर काटने के बाद दूसरा सिर काटने के बाद तीसरा सिर इसलिए हो रहा था कि उसकी नाभि में अमृत था। और जब विभीषण की सलाह पर जो अमृत प्रभु राम जी ने रावण के नाभि से अमृत सुखाया, तब जा करके वो रावण मरा। उसी प्रकार इस कांग्रेस की समाप्ति या कांग्रेस को मरना तो समूल रूप से जरूरी है ही, लेकिन तब तक नहीं वो जेएनपीसी मर सकती जब तक कि ये उसके पहले ये बीजेपी को समाप्त न किया जाए। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से सुनते। इस बीजेपी का वो इसका राष्ट्रवाद, फलानेवाद, उसका सुधांशु त्रिवेदी क्या बकता है, उसका समित पात्रा क्या बकता है, सब बकवास। जेएनपीसी को इनका जो मंसूबा है बीजेपी वालों का, इस जेएनपीसी कांग्रेस को कमजोर कर रखना जरूर, और सत्ता से दूर भी रखना, उसको विपक्ष में भी रखना, लेकिन उसको पाल के रखना, जो कि उसी को दिखा करके ये अपने पक्ष में चुनावी और वोट का माहौल बनाएंगे और सत्ता पर काबिज रहेंगे। तो सिर्फ सत्ता पर काबिज रहने के लिए ये इस तरह का ये षड्यंत्र और खेल रहे हैं, जेएनपीसी को पालने का, जेएनपीसी की रक्षा करने का, और उसके सभी पापों को धुलने का और ढकने का। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ये अच्छी तरह से जान लें इसको, और इसके दुष्प्रचार को भी जान लें कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस ने खड़ा किया है भारतीय आवाम ताकत दल को या मुझे जो है मोदी जी को कमजोर करने के लिए। मोदी जी की कमजोर क्या, बीजेपी की समाप्ति जरूरी है, क्योंकि बगैर इसकी समाप्ति के कांग्रेस समाप्त नहीं हो सकती। बगैर कांग्रेस के समाप्त किए हुए हमारे देशवासियों को, इस देश को चैन मिल नहीं सकता, क्योंकि ये अभिशापी नहीं है, ये एक बहुत ही खूंखार किस्म की औपनिवेशिक ताकत है। जैसे औपनिवेशिक ताकत वो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजी सरकार इस देश के लिए औपनिवेशिक ताकत थी, उससे भी ज़्यादा मुझे ये खूंखार ये जेएनपीसी है। तो इसका चाहे सत्ता में और चाहे विपक्ष में और किसी भी रूप में रहना जो है इस देश के लिए खतरा है। इसलिए उसकी समाप्ति जो है हमारे मुल्क की सलामती के लिए, हमारे आवाम की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह जेएनपीसी तब तक वो समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि बीजेपी को समाप्त न किया जाए। ये इसका, और ये झूठ का है कि ये सनातन का रक्षक है, बिल्कुल बकवास। उसकी भी वास्तविकता के विषय में वो मैंने कुछ एपिसोडों में बताया गया था, और फिर मैं बताऊंगा अभी
कि ये जो सनातन का नाम लेते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। उस दुष्प्रचार से खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल बचें इससे। न तो ये राष्ट्रवादी हैं, न तो ये सनातन के रक्षक हैं। तो इसी से बिल्कुल स्पष्ट जाहिर है कि इस तरह का दुष्प्रचार ये क्यों करते हैं कि मुझे या भारतीय जनता दल को कांग्रेस ने खड़ा किया। वास्तविकता बताया गया है कि भारतीय जनता दल कहता है कि भाई इस कांग्रेस की समाप्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की और हमारी आवाम की सलामती के लिए। और ये भी बता रहा है भारतीय जनता दल कि ये जेएनपीसी तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक बीजेपी समाप्त न हो जाए, क्योंकि यह रावण रूपी कांग्रेस को अमृत देने वाली है ये बीजेपी। इस यथार्थ को भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम समझ ले, और इसके समझने के बाद आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि यह इस तरह के दुष्प्रचार का सहारा क्यों ले रहे हैं कि मैंने कांग्रेस ने या जेएनपीसी ने हमको या भारतीय जनता दल को खड़ा किया। बिल्कुल झूठ और निरा झूठ। एक दुष्प्रचार ये और भी करते हैं कि ये कहते हैं कि भारतीय जनता दल और मैं जो है इनकी सभाओं में न जाने के लिए। बिल्कुल सही। हमारे देश में जो नफरत फैला रहे हैं इस बीजेपी की शाह पर, खास करके जो देश का गद्दार है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, आप लोग उसके मैंने भाषणों को बड़े ध्यान गौर से सुनिए और देखिए इस देश में आवश्यकता क्या है कि सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक साथ सबको रहना है, और वो भी भारतीय नागरिक की इज्जत की जिंदगी के साथ। यही वास्तविकता है। लेकिन इसी को नष्ट करने के लिए ये जेएनपीसी भी तुली हुई है, और जेएनपीसी के साथ साथ बीजेपी वाले भी। भारतीय नागरिक की इज्जत होनी चाहिए इसकी बात नहीं कहते हैं। सनातन, हमारी संस्कृति और हमारा जो है वो हमारी अस्मिता जो है वो सनातन से है, भारत से भी ऊपर है। इस तरह की बातों में जो है वो उलझाए रहते हैं। तो और कभी भी इस बात पर बल नहीं देते। कभी बल तो बहुत दूर की बात है। इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं और इसकी आवश्यकता पर भी चर्चा नहीं करते हैं कि देश में भाईचारा होना चाहिए, देश में गंगा जमुनी तहजीब का भाव आना चाहिए, और देश में जो है जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसका हर कीमत पर उसकी रक्षा की जानी चाहिए। इसकी बात ये कभी नहीं करते। हमेशा जो है जितने भी आप इनकी टीवी चैनलों पर इनकी परिचर्चा जरा सुन लीजिए, सिर्फ नफरत नफरत नफरत। तो टीवी चैनल पर नहीं, लेकिन जो इनके एजेंट हैं, बीजेपी के जो एजेंट हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, तो अभी जैसा कि बताया गया है कि इस देश में बिखराव को समाप्त करके आपसी भाईचारे की जरूरत है। तो उसी भाईचारे को समाप्त करने के लिए यह हमेशा जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पर निशाना बनाता है, और उनका जो पांथिक विश्वास है इस्लाम की उसको भी निशाना बनाता है। तो इस माध्यम से तो जो उनको मैंने बिला वजह और निराधार जो है इस तरह से निशाना जो बनाता है वो तो है ही, लेकिन इसके द्वारा वह समाज में नफरत फैलाता है। और भारतीय जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो कोई भी
तत्व या संगठन या तंजीम इस देश में नफरत फैलाता है, वह इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। भारतीय वाम दल इस बात को फिर से कह रहा है कि जो कोई भी तत्व या तंजीम या संगठन या एजेंसी हमारे देश में नफरत फैला रहा है किसी भी तरीके से, वह इस देश का बहुत ही खतरनाक गद्दार है। और उसी श्रेणी में ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क और वामन मेश्राम इत्यादि, ये हमेशा नफरत ही फैलाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन देश के गद्दारों को के हौसले पस्त करने हैं, उनके मंसूबों को कुचलना है। तो उसकी शुरुआत तो यहीं से होगी ना, कि जो उनके हौसले बढ़ जाते हैं जब वो इतने मजमे को देखते हैं। ये देश के शत्रु और देश के गद्दार जो है, उनके हौसले तब बढ़ जाते हैं जब यानी वो भारी भीड़ वाला जो मजमा वो देखते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि भाई इनकी भीड़ को शून्य करिए, ताकि ये नफरत फैलाने वाले जो ये तत्व हैं, इनके हौसले पस्त हों, इनके मंसूबे जो है मंसूबे पस्त हों। यही तो कहा जा रहा है। अब चूंकि देश में नफरत को समाप्त किया जाए, यह देश की आवश्यकता है। ये जो बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छूट भैया कहते हैं कि भाई ये यानी मैं या भारतीय जनता दल कहता है कि सभाओं में न जाया जाए, तो ये बताएं, इनसे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन आदरणीय भारतीय दल प्रश्न करें कि आखिर जो देश में नफरत जो फैलाने वालों को बढ़ावा दिया जाए या उनको पस्त किया जाए। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो ये दुष्प्रचार करते हैं इस तरह का, कि हम कहते हैं कि भाई इनकी सभा में मत जाइए, तो जो नफरत फैला रहे हैं उनके हौसले को पस्त किया जाए, कि उनके हौसले को बढ़ाया जाए। ये सवाल जरूर इनसे करिए। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जरा समझिए कि भारतीय जनता दल तो इसी के लिए चिंतित है ना कि जितने भी हमारे देश में हर हालत में जो हमारे सामाजिक ताना बाना है, उसको बना के रखना है, उसको सुरक्षित रखना है और उसको महफूज रखना है। उसी को नष्ट करने के लिए ये जो मैंने अभी बताया है, गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क और वामन मेश्राम इत्यादि। और ये भी बताया गया है कि ये जो इस तरह के जो गद्दार किस्म के हैं देश के, यह एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। देखिए इनकी विशेषता, नाम नहीं लेते एक दूसरे का, बस वो भारतीय समाज के कुछ चुनिंदा तबकों के खिलाफ जो है ये बोला करते हैं। जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है हमेशा जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बोलता रहता है। यति नरसिम्हानंद जो है हमेशा जो है वो भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बोलता रहता है। वामन मेश्राम जो है हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों या सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ आग और जहर जो है वो उगलता रहता है। और ये असदुद्दीन ओवैसी और उसका जो छोटा भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो तो सबसे आगे कहता है कि 15-20 मिनट के लिए सेना पुलिस हटाइए और मैं जो है वह हिंसा फैलाऊंगा, मारकाट मचाऊंगा।
इसके तरह का है वो अकबरुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बोलता है कि हमारा समाज, हमारा समाज, हाँ हमारा समाज, समाज में विखंडन। और तालिबान जब कामयाब होता है तो उसके समर्थन में केक काटता है। इतना बड़ा दुश्मन है देश का ये असदुद्दीन ओवैसी। तो इन्हीं ताकतों को पस्त करने के लिए, इन्हीं ताकतों के हौसले को पस्त करने के लिए भारतीय जनता ताकत दल ने बराबर कहा, अभी भी कहेगा और कहता रहेगा कि इनके हौसले को पस्त करना है। और पस्त करने के लिए जो पहली आवश्यकता है कि इनकी सभाओं को शून्य करनी मत जाइए। और इस भारतीय जनता ताकत दल के इस आह्वान को, इस निवेदन को ये बीजेपी के जो सिखाए पढ़ाए जो छोट भैया इस तरह का वो दुष्प्रचार करते हैं कि हम जो है वो इनकी सभा में न जाने के लिए, बिल्कुल न जाने के लिए कहते हैं, बिल्कुल। यानी इन ताकतों को, इन तत्वों को, इन नफरत फैलाने वाले एजेंटों को हर हालत में इनकी गतिविधि को कुचलना है। ये बात तो सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो समझते होंगे। और एक दुष्प्रचार ये सब और भी करते हैं कि यदि एकता आ जाएगी तो कैसे मेरे साथ जो है ये सभी चमार भी आ जाएंगे, मियाँ भी आ जाएंगे। इस तरह का जो है वो दुष्प्रचार वो करते हैं। इस विषय में बताया गया है कि ये चमार और मियाँ कहना एक तो जो है ये हमारे इस तरह का संबोधन हमारे भारतीय समाज के लिए कलंक है। और ये सरेआम बोला करते हैं। क्योंकि जागृति नहीं है। यदि जागरूकता होती तो ऐसे तत्वों को लात मार करके भारत के बाहर कर दिया जाना चाहिए कि जो कि किसी को मियाँ और किसी को चमार कहते हैं। जागृति नहीं है। और जहाँ तक कि मैंने इन तबकों का सवाल है, अरे भाई हम कौन होते हैं और वो छुट भैया कौन होते हैं? भारत के संविधान जिसके आधार पर यह देश संचालित होता है, सबको भारत के नागरिक की इज्जत जो दिए हुए है, वो भी बराबरी के आधार पर। तो इन छुट भैयों को जो बीजेपी के छुट भैयों, बीजेपी की इस तरह के तत्वों की क्या औकात है ये कहने की जो है कि ये मियाँ है और ये चमार इत्यादि है। भारत के संविधान ने उनको बराबरी के आधार पर भारत के नागरिक की इज्जत वो बख्शी हुई है। लेकिन हमेशा ये संविधान विरोधी भी हैं, देश के गद्दार भी हैं। ये जो बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छुट भैया जो कि इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। तो इस विषय में जो ये तो ये कहते हैं कि यदि एकता आ गई तो ये साथ में आ जाएंगे। ऐसा है कि ये जो जितने हमारे देशवासी हैं वो वास्तव में बराबर है। उनके अधिकार, उनका सम्मान, उनका प्रतिष्ठा बराबर है। लेकिन ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता है जो कि अभी करना बाकी रह गया है और उसको करने की जरूरत है। और ये बात जो है बाबा साहब ने भी बोला था। और ये छुट भैया बाबा साहब का भी अपमान करते हैं। सब बाबा साहब का अपमान भी करेंगे और इस तरह का जो है वो दुष्प्रचार भी करेंगे। बाबा साहब ने क्या बोला था कि भाई कि हमारे समाज के इस तबके के साथ जो है हजारों हजार साल तक उनका शोषण हुआ है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और
और कभी कभी इज्जत का भी शोषण हुआ, तो बहुत चोटें मिली हैं, बहुत घाव मिला है। तो इस तबके को एक मरहम लगाने की जरूरत है। उस मरहम के लिए भी बाबा साहब ने बोला था कि ये मरहम कैसा हो, यह भी भारतीय समाज के विवेक पर उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन उनका आशय यही था कि पहला मरहम जो है वो है उनको सम्मान देने का, वो भी बराबरी का। और भारतीय वक्ता कहते हैं बिल्कुल सहमत है। अब ये बराबरी का सम्मान देने की जो जरूरत है इस देश को चाहिए कि भाई उनको बराबरी का सम्मान दिया जाए, जिसके लिए हमने इसी एपिसोड के माध्यम से अपनी एक छोटी सी कोशिश का भी उदाहरण मैंने दिया कि अपने बेटे की शादी के संबंध में जो वर्तमान कार्यक्रम मैंने जो किया था गांव में, वो एक छोटी सी कोशिश थी कि हमारे उस जो उपेक्षित और पिछड़े भारतीय भाई बहनों को सम्मान देने की। और वाकई में हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट वगैरह के शब्दों से उनको संबोधित किया जाता है, उनकी जो पहली और प्रथम और आवश्यक ख्वाहिश यही है कि समाज उनको बराबरी के आधार पर उनको सम्मान दे। ऐसा मेरा अनुभव है, और ये मेरा अनुभव गलत नहीं है। तो भारतीय जनता दल जब कहता है कि भाई उनको बराबरी के आधार पर सम्मान दीजिए, तो उसको ये देश के गद्दार जो है सिखाए हुए बीजेपी के छुटभैये कहते हैं कि वो साथ में आ जाएंगे। तो इनको गद्दार मानिए ना। देश का भारतीय समाज का दुश्मन और देश का गद्दार मानिए जो इस तरह की बातें करते हैं कि एकता के आने पर ये साथ में आ जाएंगे। तो इनको ठीक से पहचानने की आवश्यकता है। एक दुष्प्रचार और करते हैं ये सब बीजेपी की सिखाए पढ़ाए छुट भैया कि भारतीय जनता दल आ जाएगा तो सनातन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें कि इस तरह से जो कहने वाले जो हैं वो हमारे समाज में जो सामंत शाह हैं, फ्यूडल जो अपने को समझते हैं फ्यूडल ओवरलॉर्ड्स हैं, सामंत शाह है, ये उनकी सोच का ये नमूना है। ये इस तरह के दुष्प्रचार का वो सहारा लेते हैं कि ऐसा न होने पर सनातन खत्म हो जाएगा। वास्तविकता यह है कि ऐसे जो सामंत शाह हैं, यह हमारे सनातन का, हिंदू सनातन के सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। इनका हिंदू सनातन से कहीं दूर दूर का कोई न कोई रिश्ता है और न कुछ लेना देना है। ये सामंत शाह जो है सनातन और संस्कृति फलाने ठिकाने के भरोसे ये सिस्टम और सत्ता पर काबिज वो रहना चाहते हैं और कुछ लोगों को अपमानित करके। यही वो सामंत शाह हैं जिन्होंने हमारे भारतीय समाज में एक तबके को शूद्र बोल करके हजारों साल तक उनको अपमानित किया, उनका शोषण किया। यही वो सामंत शाह है और उन्होंने आज तक इस गलती को कबूला तक नहीं। और वही कहते हैं कि हम जो पुरातन संस्कृति फलाने ढेकाने। सुधांशु त्रिवेदी क्या बोलता है, उसकी बातों को जरा सुनिए। वो कुतर्कों को बड़े सफाई से पेश करता है। उसके जो है हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को माने जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है वो सुधांशु त्रिवेदी जो है, तो जो हमारी जो वैज्ञानिकता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और हम हर चीज को हम जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, इसकी जड़ वो खोदता है वो सुधांशु त्रिवेदी। तो ऐसे तत्व तो हैं। तो इनका हिंदू सनातन से बिल्कुल लेना देना ही नहीं, बल्कि ये हिंदू सनातन के ये शत्रु हैं। आज जो हिंदू सनातन की दुर्दशा जो भी हो रही है, इनके कारण ही हुई है। विदेशी ताकतों के आगे जो हिंदू सनातन
का जो भी वो पराभव हुआ है, इन्हीं के कारण हुआ है। हमारे एक तबके को जो है वो अपमानित किया, और इस कदर अपमानित किया कि वो बेचारे जो है वो ईसाई बनने में अपना जो है वो सुकून महसूस करते हैं, इस्लाम बनने में अपना वो सुकून महसूस करते हैं। इस कदर अपमानित किया ये सामंत साहब ने, और इन्हीं के तांडव के कारण जो है हमारे उस हिंदू सनातन से ही जो है बौद्ध धर्म निकला, जैन धर्म निकला, सिख धर्म निकला, इन्हीं के कारण। आज फिर वही बात, सनातन की बात, तो सनातन के ये शत्रु हैं। रही बात जो भारतीय जनता दल ये बराबर स्पष्ट कर रहा है कि हमारा ये जो संवैधानिक देश है भारतवर्ष, संविधान के द्वारा जो नियंत्रित है, संचालित है, यदि ये महफूज रहेगा, सलामत रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो हिंदू सनातन भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमारे सभी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि इस देश को मजबूत करें, हमारा हिंदू सनातन स्वतः वो सुरक्षित हो जाएगा। इस यथार्थ को समझें। इनकी तरह नहीं कि सनातन नाम लेकर के देश के दुश्मनों को पाला जाए। सनातन का नाम लेंगे और देश के जो खतरनाक दुश्मन माने जो जैन पेशी कांग्रेस, उसको पालेंगे, देश के दुश्मन पत्रकारों को पालेंगे, देश के दुश्मन मीडिया को पालेंगे, कम्युनिस्टों को पालेंगे, सबको पालेंगे, सनातन और जो है इसका नाम लेकर के, राष्ट्रवाद का नाम लेकर के। तो ये बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन है। इसीलिए जो भारतीय जनता दल जो माने ये इस तरह का की जागृति लाने की जो कोशिश कर रहा है कि भारतीयता आधारित एकता लाइए, भारतीयता आधारित जो है वो ये भारतीयता आधारित भाईचारा लाइए, इसकी आवश्यकता है। तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता दल के आने से सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन का बहुत कल्याण हो जाएगा। इन सामंतशाही ताकतों का मैंने जगड़ जाल से, इनकी जगड़ जाल से जो है हमारा हिंदू सनातन जो है मुक्त हो जाएगा, देश की सोचेगा। आज यानी देश में से सोचने का मौका ही नहीं मिलता। दिन रात हिंदू मुस्लिम सनातन कहते हुए देश के लिए जो चिंता करनी चाहिए वो है ही नहीं। मुंह से जरूर बोलेंगे नेशन फर्स्ट, बोलते हैं मोदी जी नेशन फर्स्ट, मुंह से बोल देंगे नेशन फर्स्ट, लेकिन पूरा उनकी साजिश, उनकी गणित, उनकी स्ट्रेटेजी सत्ता फर्स्ट के लिए होती है, सत्ता के लिए। तो मोदी महोदय जो है नेशन फर्स्ट के लिए नहीं है, ये सत्ता के सौदागर हैं, सत्ता के कीड़े हैं। और उन्हीं के ये सिपासाला चाहे सिखा पड़ा है, ये जो छोट भैया हैं जो दुष्प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता दल के आने से जो है हिंदू सनातन खत्म हो जाएगा। तो उनके इस दुष्प्रचार से भी हमारे भारतीय भाई बहन जो है बिल्कुल उनके इस बहकावे में, इसे बुलावे में और इसे बरगलाने में हरगिज न आए, क्योंकि ये खुद ही इस समाज के, इस देश के दुश्मन है। इस तरह का दुष्प्रचार करने वाले हमारे इस देश के दुश्मन है, जो कि देश में नफरत फैलाने वालों के ये एजेंट हैं। वो जो बीजेपी का प्रवक्ता है ना सुधांशु त्रिवेदी, हमेशा वर्तमान हमारा भारतवर्ष कैसे मजबूत हो इसकी बात नहीं करता है। हमारे यहाँ जो है विज्ञान था, ये था, बहुत पहले ये था, हम उसी को लाना चाहते हैं। हरगिज नहीं। जो ये भारतवर्ष बना है, हमारे महापुरुषों ने एक भारत का संविधान बना है, उस संविधान के अनुसार जो है ही इसको मजबूत करना है।
और हर एक देशवासी को एक भारतीय नागरिक के रूप में उनको विकसित करना है, और उनको किसी भी सूरत में हिंदू के रूप में नहीं, मुस्लिम के रूप में नहीं, और सिख ईसाई इत्यादि के रूप में हरगिज नहीं। क्षत्रिय न तो क्षत्रिय के रूप में, न तो ब्राह्मण के रूप में, न तो यादव के रूप में, न तो ओबीसी के रूप में, न तो बंगाली के रूप में, न तो तमिल के रूप में, न तो वो मलयाली के रूप में, न तो गुजराती के रूप में, न तो मराठी के रूप में, न तो उड़िया के रूप में, न तो पंजाबी के रूप में, न तो असमिया के रूप में, सिर्फ भारतीय नागरिक के रूप में। इस रूप में जो है उनको विकसित करना है, जो कि अब तक नहीं किया गया है। भारतीय जनता दल यही कह रहा है कि इस देश में जिसको मजबूत किया जाना है भारत राष्ट्र को, और अपने भारतीय भाई बहनों को एक भारतीय नागरिक के रूप में। यही हमारा भारतीय संविधान वो सिखाता है। ये भारतीय संविधान को पैरों तले कुचल करके बस सिखाता है सनातन सनातन सनातन। सनातन के विषय में, सनातन चाहे हो, इस्लाम हो, चाहे जो भी हो, वो महफूज, फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ और रिपीट करता रहूँगा कि ये महफूज तभी रह पाएंगे जबकि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष महफूज रहेगा, मजबूत रहेगा। इनके अनुसार जो है राष्ट्र को कमजोर करके भी, राष्ट्र की कीमत पर भी, राष्ट्र को रौंद करके भी सनातन का जो है एक वो माने एक हवा जो है खड़ा किया जाए। हालांकि चूंकि सनातन के ये हितैषी भी नहीं है। भारतीय जनता दल किस माहौल के लिए कोशिश कर रहा है, हमारे जो भी भारतीय भाई बहन इस वीडियो को देखते होंगे और वो समझते होंगे, और किस तरह का माहौल ये सब बनाने की कोशिश करते हैं कि जो टीवी पर, अखबारों में किस तरह की परिचर्चा चलती है, उसको जरा देखिए। भारतीय जनता दल के किस तरह के माहौल को लाना चाहता है और किस तरह का माहौल ये जो है ये सब बनाए हुए हैं। इस बड़े फर्क को हमारे सभी भारतीय भाई बहन जरा देखें। और बीजेपी के चरित्र के विषय में, बीजेपी के चरित्र के विषय में कि वो इतनी खतरनाक जीएनपीसी की कैसे रक्षक है, कैसे रक्षक है, खास करके गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू की गद्दारियों को छिपाने की हर वक्त इनकी जो है वो साजिश इनकी चलती रहती है। अब जो है जो सनातन का नाम लेकर के इस तरह वो सामंत शाह यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का में जो सामंतशाही सोच के रहे हैं, तो उनके कुछ दुष्प्रचार, उनके कुछ और दुष्प्रचार के नमूने जरा सुनिए। ये बीजेपी का एक सिपह सालार यूट्यूबर है प्रदीप सिंह, एक यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से वो ये कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता हो नहीं सकती, वो ये कह रहा था। लेकिन ऐसे भारत विरोधी तत्व जो है प्रदीप सिंह जैसे लोगों को भारतीय जनता दल बताना चाहता है, अरे भारत विरोधी प्रदीप सिंह, हिंदू मुस्लिम तो एकता तो थी ही, अब तुम्हारी खोपड़ी में नहीं है, ऊपर दूसरी है। 1857 का जो हमारा प्रथम प्रमुख माने स्वतंत्रता की जो क्रांति थी, वह हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी पराकाष्ठा थी, शायद तुम भूल रहे हो। और हमने ये भी देखा था कि तुम जो है वो बहादुर शाह जफर में भी यानी जो है वो कमी तुम निकाल रहे थे। बहादुर शाह जफर की उस 1857 की क्रांति में कोई सक्रिय भूमिका उनकी नहीं थी, बात सत्य है।
उनको उनका 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 उनकी सेहत इस कदर थी कि उसमें वो सक्रिय भूमिका वो निभाने के काबिल नहीं थे। लेकिन जब 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 1857 के क्रांतिकारियों ने उनको अपना नेता बना लिया तो उन्होंने अपनी सेहत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने 1857 क्रांति का नेता बनने के लिए वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनके विषय में और मानसिकता हम बता रहे हैं। बहादुर शाह जफर के विषय में एक बार यही प्रदीप सिंह तमाम अनर्गल बातें बोल रहा था वो। और भी चीजें किस तरह की मानसिकता हमारे जो बहादुर शाह जफर जो कि हमारे 1857 की जो प्रथम आज़ादी की जो क्रांति थी और जिसके वो नेता थे, उनके विषय में और कैसी बने और भी माने भावनाएं हैं, यानी घिनौनी भावनाएं हैं, उसका भी नमूना जरा देखिए। एक 23 सितंबर को जब आया तो कई व्हाट्सएप पर इस तरह से मैसेज आया, हाँ, कि इसी दिन बहादुर शाह जफर जो है ब्रिटिश सेना के आगे सरेंडर किया उन्होंने। बताइए, वो मानसिकता ये कह रही थी कि ब्रिटिश सेना के आगे बहादुर शाह ने आत्मसमर्पण किया। मतलब कि वो ब्रिटिश सेना की ओर से वो बेशरम इस तरह से बोल रहा था। तो हमको लिखना पड़ा कि अरे भाई भारत विरोधी महोदय, बहादुर शाह जफर हमारे जो है प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की जो 1857 के था, उसके वो नेता थे, और उसको तुम कह रहे हो कि अंग्रेजी सेना के आगे जो है वो सरेंडर किया। तुम्हारे जैसे लोगों को इस देश में रहने का हक नहीं। अरे भाई, उस दिन जो है जब नेता थे तो अंग्रेजों ने उन बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को बागी माना, क्योंकि जिस 1857 की जो क्रांति है, हम लोग उसको आज़ादी की क्रांति कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज वाले जो है उसको बगावत बोलते हैं, म्यूटिनी बोलते हैं। और जीएनपीसी के जितने इतिहासकार हैं, चाटुकार वाले, वो भी बगावत ही बोलते हैं, म्यूटिनी बोलते हैं। और उसी मानसिकता का यह भी रूप देखने को मिला कि वो कह रहा है कि 27 सितंबर को बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण किया। जबकि वास्तविकता थी यह है कि अंग्रेजों ने इनको भी बागी मान लिया, बहादुर शाह जफर को, और इनको कैद करके वहाँ पर रंगून भेज दिया। ये वास्तविकता है। तो अंग्रेज परस्त, अंग्रेजों की भक्ति करने वाली मानसिकता अभी भी है। तो अंग्रेजों की भक्ति करने वाले ही तो जो छूट भैया किस्म के जो बीजेपी के आकर सिखाते हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो दुष्प्रचार कर रहे हैं भारतीय अवाम ताकत दल के खिलाफ, इनके आने पर जो है वो सनातन खत्म हो जाएगा। कौन? जो कि बहादुर शाह जफर को जो कि हमारे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की क्रांति के नेता थे, उनको भी वो नीचा दिखाने वाले, ये उसी मानसिकता के लोग जो है लोग कहते हैं कि जो भारतीय जनता दल का जो एकता का जो अभियान है, इससे सनातन खत्म हो जाएगा। इसलिए इनको ठीक से पहचानने की आवश्यकता है। और सबसे आसान तरीका तो ये है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, कि मैंने ये सब
सामसाहिक ताकतें हैं जो कि हमें हमेशा जमाने से समाज पर हमेशा काबिज रहने का और शेष को जो अपमानित करने का, हमारे एक तबके को, एक बहुत बड़े तबके को शूद्र बोल करके किस तरह हजारों साल तक उसको अपमानित किया, उसका शोषण किया, उसको कई घाव दिए। आज तक ये सामंतशाही तबका जो है वो हिंदू सनातन का, वो इस बात को कबूला भी नहीं। तो ये उनकी वाणी है, नाम लेंगे सनातन का, और इनकी कर्तव्य, इनकी करतूत जो है सनातन के विरुद्ध और देश के विरुद्ध हमेशा रहता है। और दूसरा इनकी रचना मुगल आक्रांता, बताइए, ये सबसे बड़े आक्रांता हैं ये सामंतशाही। जिस मुगल को आक्रांता बोलते हैं ना, उस बाबर को किसने बुलाया? पहले इन समों से जो दुष्प्रचार करते हैं, यानी इब्राहिम लोदी जो शासक था, उसको डाउन करने के लिए, उसको परास्त करने के लिए राणा सागा ने बाबर को बुलाया। ये बात सकता है जो बोलते हैं ना आक्रांता। तो पूरे हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, मैं कई बार कहा गया है कि जितने भी हमारे ऐतिहासिक हस्तियां हैं, जितने भी हमारी वंशावलियां हैं, जितनी भी डायनेस्टीज हैं, सभी हमारे ऐतिहासिक जो है वो सम्माननीय जो है वो धरोहर है। लेकिन ये जो सिखाते हैं कि मुगल आक्रांता, तो असली आक्रांता ये है जो कि अंग्रेजों का ये समर्थन करते हैं। इनकी मानसिकता में जो है वो अंग्रेज भी या एनपीसी भी इस देश के लिए समस्या नहीं है, सिर्फ आक्रांता और मुसलमान ये सिखाते हैं। ये सभी, और विशेषता इस बात की है कि हमारे जो हिंदू सनातन तबका है, इनके दुष्प्रचार में तो नहीं आता है, लेकिन इस दुष्प्रचार का शिकार हो गया है कि ये बीजेपी या मोदी जी रहेंगे तभी तक जो है सनातन की रक्षा होगी। इस दुष्प्रचार का तो भाई इस गिरफ्त में तो आ गए, लेकिन भारतीय जनता दल का रहा कि ये सनातन के रक्षक हैं ही नहीं, न तो सनातन के रक्षक हैं, न तो ये देश के रक्षक हैं। ये सत्ता के कीड़े हैं, सत्ता के सौदागर हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। और इसके कुछ सिपासालार ये भी तर्क देते हैं कि भारतीय जनता दल ऐसा प्रयास क्यों कर रहा है, क्यों जो है वो बीजेपी का जो वोट कटुआ बन रहा है। वोट कटुआ भारतीय जनता दल बनेगा बीजेपी का, कि बीजेपी बनेगी जो है भारतीय जनता दल का वोट कटुआ? मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी बन रही है, भारतीय जनता दल का वोट कटुआ बन रही है। ये वक्त बताएगा, साबित करेगा। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस भारतीय जनता दल की इस मुहिम को, भारतीय एकता की मुहिम को इतना मजबूत बनाइए कि ये बीजेपी खुद जो है भारतीय जनता दल का वोट कटुआ के रूप में दिखने लगे। तो अब ये बोलते हैं आक्रांता। ये बराबर बताया गया कि आक्रांता वो है जो कि बाहर से आया, लूटा पाटा और फिर चला गया। उनमें सबसे पहले कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में आया था। फिर आया महमूद गजनी, उसने लूटा पाटा चला गया।
फिर मोहम्मद गोरी, तो माने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, ये सब आक्रांता है। इसके बाद वो आया था नादिर शाह, जबकि मोहम्मद शाह जो मुगल शासक था भारत का, तो उसके वक्त में आया था नादिर शाह, उसने भी काफ़ी लूटपाट मचाई और चला गया। शक आए, हूण आए, वो भी लूटे पाटे और चले गए। और अंग्रेज आए और करीब 190 साल तक जो है उन्होंने शासन किया और 45 ट्रिलियन डॉलर इस देश का लूट करके चले गए। तो वो आक्रांता है। लेकिन मुगल जो आए वो तो यही रह गए ना, इसी भारत की ही मिट्टी में खप गए और इसी देश के हो गए। उसको ये देश विरोधी, भारत विरोधी और सनातन विरोधी, अब तो ये सनातन विरोधी हैं, सनातन विरोधी तत्व इनको आक्रांता बोलते हैं। इनको ठीक से पहचानने की जरूरत है। जब हमने देखिए, और जब कुछ इस तरह के बीजेपी के सिपा सालार मिल जाते हैं, समर्थक मिल जाते हैं, और जब जो है हम इस तरह से सवाल पूछते हैं कि भाई बताइए राष्ट्रवादी हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी रात के 12 बजे जग करके ड्रग स्मगलर राहुल को जो है छुड़वाता है प्रधानमंत्री के रूप में, और वो भी सोनिया के कहने पर, वो IAS वाला जो चमचा ब्रजेश मिश्रा के जगाने पर। तो रात के 12 बजे जो है वो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है राहुल गांधी जो कि ड्रग स्मगलर था, जो कि पकड़ा गया था अमेरिका में, बोस्टन शहर में। जब इस तथ्य को कुछ बीजेपी के समर्थकों के सामने जब रखा जाता है, तो वो ये नहीं कहते हैं कि अरे बीजेपी ऐसा करती है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तब ये बोल करके निकल जाते हैं कि इस देश को भगवान ही चला रहे हैं, बस। यानी बीजेपी की गलती बड़े बड़े मुश्किल से मानते हैं। जब हम कहते हैं देश के जितने भी गद्दार हैं, JNPC, कम्युनिस्ट और ये सब जो है, सबकी रक्षा करने वाले जो है ये देश के गद्दार बीजेपी वाले हैं। तो उसका भी जवाब उनके पास नहीं बनता है कि अरे भाई जो वहाँ पर जो कुर्सी और सत्ता में पहुंच जाता है, उसकी भाषा ही उसकी भाषा ही बदल जाती है और वो पॉलिटिक्स करता है। वो फिर से मैं बता रहा हूँ, जब बीजेपी के समर्थक और या अंधभक्त कह लीजिए, जब उनके सामने ये कहा जाता है कि अरे भाई देश के जितने भी दुश्मन हैं राजनीतिक पार्टियों के रूप में, जैसे JNPC या कम्युनिस्ट वगैरह हैं, इनको ये पाल रहे हैं। देश के दुश्मन जो पत्रकारों को पाल रहे हैं, देश के दुश्मन जो है मीडिया को पाल रहे हैं, देश के दुश्मन जो है जो बौद्धिक वर्ग का तबका है, जिनको बौद्धिक वर्ग कहते हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहते हैं, उनको पाल रहे हैं ये बीजेपी, मोदी महोदय। तो और यही इनका राष्ट्रवाद है। तो उसके जवाब में मोदी महोदय के अंधभक्त क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अरे साहब, जो उस कुर्सी पर पहुंच जाता है तो उसकी भाषा ही बदल जाती है, वो पॉलिटिक्स करता है। इस तरह से उसका बचाव करते हैं। तो मैं फिर सवाल करता हूं कि जब वो पॉलिटिक्स ही करता है, तब वो मुंह से क्यों कहता है कि नेशन फर्स्ट? उसको करता है सत्ता फर्स्ट, सत्ता पहले, उसको देश कहाँ रहा उसके लिए। तो इतने धोखेबाज किस्म के ये बीजेपी के लोग हैं, यही चीज वो समझना। और वो सनातन की क्या रक्षा करेंगे? जो देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और हमारे आवाम की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हमारे इस देश में कोई भी अशांति होती है, जब झूठ और अफवाह के बल पर CA का विरोध की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, जो कोई बात हो, ये जो है इस देश विरोधी ताकतों के भेड़ियों के हवाले कर देते हैं ये बीजेपी वाले जो है। तो वो जो है जब
हमारी आवाम की रक्षा नहीं ये कर पाते हैं, तो ये सनातन की क्या रक्षा करेंगे? ये प्रश्न ये है। सीए के विरोध में जो अशांति हुई और हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहन और खास करके और भी जगहों पर लखनऊ वगैरह में जो उपद्रव हुआ, तो भारतीय भाई बहन जो है वो इन देश विरोधी ताकतों या ताकतों वाले भेड़ियों के शिकार हो गए। क्या रक्षा की है? कुछ नहीं। और कार्रवाई के नाम पर जो इस तरह के उपद्रव के जो सरगना है, जीएनपीसी आम आदमी है, उसको बचाएंगे। कार्रवाई के नाम पर छोट भाई हो, चाहे ताहिर हुसैन हो, चाहे अमानतुल्लाह हो, चाहे सर्जिल अहमद को, तो इस तरह से ये हमारे भारतीय भाई बहनों को इन देश विरोधी ताकतों के हवाले कर देते हैं। कृषि कानून के विरोध में जो किसान आंदोलन का मुखौटा पहने हुए जो देश विरोधी ताकतें आई, उनके हवाले कर दिया। और यहां तक कि वो दिल्ली के आसपास जो है वो बेड़ लगा दिया। बताइए, बेड़ लगाने मतलब कि वहीं तक मोदी महोदय का, प्रधानमंत्री का क्षेत्र बस वहीं तक रह गया जहां तक बेड़ लगी हुई है। और इसके बाहर वो प्रधानमंत्री है ही नहीं, उनका न कोई असर है। मतलब कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतों ने जो पूरा दिल्ली को जाम कर रखा था, उन पर इनका वो असर ही नहीं है। और उन देश विरोधी ताकतों के हवाले जो है हमारे चाहे दिल्ली के अंदर रहने वाले भारतीय भाई बहनों, चाहे दिल्ली के आसपास के रहने वाले भारतीय भाई बहनों, उनका जीवन नारकीय हो गया। न वो आ सकते थे, न जा सकते थे। उनकी जो रोजी रोटी थी वो भी छिन गई। कितने हमारे जो वास्तविक जो है वो किसान भारतीय भाई बहन, उनकी मृत्यु हो गई। क्या किया इन्होंने सीधे हमारी आवाम को देश विरोधी ताकतों वाले भेड़ियों के हवाले कर दिया मोदी महोदय ने। तो जो देशवासियों की जो हमारे देश के नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता है इन देश विरोधी ताकतों से, तो वो सनातन की क्या रक्षा वो करेगा? लेकिन झूठी कहानी रचने में बहुत आगे है। वो एक जो है IAS की कोचिंग चलाते हैं, खैर उनका नाम हम नहीं लेंगे। तो कहते हैं कि जब वो पढ़ते थे तो इस तरह का एक जो है दुष्प्रचार चलता था। बोलते थे कि जब वो पढ़ते थे तब एक इस तरह का दुष्प्रचार चलता था कि औरंगजेब प्रतिदिन 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करता था। ये देखिए, जिस प्रकार ये प्रदीप सिंह बोला था ना कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है हो नहीं सकती, तो इस तरह के तमाम दुष्प्रचार, और वो विशेष करके वो औरंगजेब के खिलाफ, तो इस तरह का वो बता रहे थे जो ऐसे वैसे नहीं थे। IAS की तैयारी कराने वाले कोचिंग में वो लेक्चरर थे। तो वो कह रहे थे कि जब उनके स्कूल के दिनों के वक्त में इस तरह का प्रचार, इस तरह के दुष्प्रचार का सामना हुआ कि लोग कहते थे कि औरंगजेब जो प्रतिदिन 10,000 ब्राह्मणों की वो हत्या करता था। तो उन्होंने कहा कि भाई यदि वो 10,000 डेली करता है तो एक साल में 365 गुणे 10,000, और गुणे साल उसने 40 साल तक उसने जो शासन किया, तो कई करोड़ माने जो है 20-25 करोड़
यानी ब्राह्मणों की हत्या वो किया होगा। जब इस तरह की गणित उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा कि जबकि पूरी आबादी थी इस देश की 9 करोड़ थी, तो किस कदर ये जब सब झूठ पे झूठ, यही सामंतशाही वाले जो आज ये दुष्प्रचार कर रहे हैं ना, ये भारतीय अवाम ताकत दल के खिलाफ जो मैंने बताया तरह का, वही रचना करते हैं आक्रांता। और खास करके मैंने बाबर के बाद जो है वो हुमायूं, और हुमायूं के बाद जो है अकबर के बाद जो है जहांगीर और शाहजहां और लोग जो है औरंगजेब का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी वो ऐतिहासिक धरोहर है। भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि भाई जितनी भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, चाहे वो वंशावली के रूप में हो, चाहे डायनेस्टीज के रूप में, चाहे किसी भी चाहे ऐतिहासिक हाथी के रूप में, सभी बराबर के सम्माननीय है, आदरणीय है, सम्मान के हकदार हैं। लेकिन यही विघटनकारी ताकतें जो है उनको आक्रांता बोलते हैं। इसलिए हम हमारे भारतीय भाई मान इन्हीं बिल्कुल समझ लें, ये आक्रांता यही सब है। अच्छा, जितना भी जो टीवी पर जो डिबेट होती है, जो परिचर्चा होती है, मीडियम जो होता है, इतना अनर्गल, जैसे कि ये राहुल गांधी का, वो इसलिए होता है कि देश जो हमारा देश भारत है, इसकी उनके डिबेट से लगता है कि देश की अवधारणा बिल्कुल है ही नहीं। यदि देश की अवधारणा होती तो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है कि देश के साथ गद्दारी, या जो देश के खिलाफ किसी को गद्दारियत कह दिया जाए और गद्दार के रूप में साबित हो जाए, पूरा देश के लोग उसे जो है सबसे बड़ा अपराध मानते हुए उससे घृणा करने लगेंगे। भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि ये राहुल गांधी गद्दार है, तो बीजेपी वाले अब तक उसको गद्दार नहीं कहेंगे। हमने व्यक्तिगत रूप से कई बार जो बीजेपी के जो मैंने अंधभक्त, मोदी के अंधभक्तों से मैंने कहा कि जरा ये बताइए कि डोकलाम के मुद्दे पर जो 4 साल पहले, जबकि दुश्मन चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने थी, 70-72 दिन, किसी समय युद्ध छिड़ सकता था, युद्ध हो सकता था। उसी दौरान ये हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से जब ये राहुल गांधी मिलता है रात के अंधेरे में चोरी छुपे, तो क्या तब भी आप उसे, राहुल गांधी को, देश का गद्दार नहीं मानेंगे? कहने साहब बिल्कुल मानेंगे। वो यहाँ तक वो कबूल है, हाँ साहब बिल्कुल मानेंगे। लेकिन ये मोदी बहुत नहीं मानते हैं, बीजेपी वाले नहीं मानते हैं। देश के गद्दारों को छिपाना ये सबसे बड़ी गद्दारी है। इसलिए बीजेपी वाले भी इस देश के खतरनाक वो गद्दार हैं। अब ये इतने माने देश के गद्दारों को उनकी रक्षा करना, उनको छिपाना, उनके पापों को ढकना, ये राष्ट्रवादी हैं। तो बीजेपी के जो कट्टर समर्थक है वो भी इस बात को कबूलते हैं। लेकिन हमारी कमजोरी है अभी फिलहाल कि साधन की कमी है। ये साधन जो ही होगा तो ये टीम और पूरा तंत्र बना करके जनता के पास समझाया जाएगा कि ये बीजेपी बहुत ही राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि ये राहुल गांधी जैसे खतरनाक गद्दारों को ये जो है अपने षड्यंत्र के द्वारा जो है उसको ये बचाती है। अब जैसे भारत जोड़ो, बराबर उसका जयराम रमेश वगैरह जो है वो बोला करता है कि ये बीजेपी जो है वो देश तोड़ती है।
एक शब्द उसके जो है एक शब्द द्वारा बीजेपी के जितने भी समित पात्रा है, सुधांशु त्रिवेदी है, कि भाई देश को तोड़ने वाले तो तुम हो ना। यही तो रोना है कि जितने भी अपराध हैं, देश को तोड़ना, देश को विखंडित करना, उसके लिए सिर्फ जो है एनपीसी जिम्मेदार है। लेकिन जब यह आरोप लगाती है बीजेपी वालों के ऊपर, समित पात्रा के ऊपर और सुधांशु त्रिवेदी के ऊपर, तब ये हंसते रहते हैं और उसको स्वीकारते हैं। ये तो इनकी साजिश है, बीजेपी वालों की यही साजिश है कि जब वो जिन अपराधों के लिए सिर्फ जो है जेएनपीसी जिम्मेदार है, वही अपराध का आरोप जब जेएनपीसी लगाती है बीजेपी की ओर, तब हंस करके उसको स्वीकारते हैं। तो वो हंस करके स्वीकार करके ना, लेकिन किसी भी देशभक्त जो नागरिक है इस देश का, उसको नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि ये बीजेपी वाले जो है ये खतरनाक किस्म के दुश्मन हैं इस देश के। तो जब मैंने ये सवाल किया कि तब भी बताइए, और मैंने आगे भी कहा कि इस मोदी महोदय ने सिर्फ राहुल गांधी को बचाने के लिए आज तक वो जांच तक नहीं कराई कि आखिर वो जो है ये रात के अंधेरे में अपने दुश्मन चीन के राजदूत से जब मिला, तो उसने कौन सी इस देश की संवेदनशील सूचनाएं, कौन सी सामरिक महत्व की सूचनाएं उसने दुश्मन चीन के राजदूत से साझा किया। आज तक मोदी महोदय ने उसकी जांच तक नहीं कराई, सिर्फ गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए। और ये राष्ट्रवादी हैं, बार बार ये सवाल उठता है। तो भारतीय जनता दल जो ये बराबर इनको जो है बेनकाब करता है, और इस बात को बराबर कहता है कि भाई कि असली खतरनाक तो जेएनपीसी राहुल है। उसको ये दुष्प्रचार करते हैं, बीजेपी के सिखाए पड़ा छोट भैया कि उस जेएनपीसी ने हमको खड़ा किया है, और इस भारतीय वामता के दल को खड़ा किया है। और किस तरह का तर्क देते हैं उनके कुतर्क का एक नमूना आपको मैंने, खासकर वो जो है सुधांशु त्रिवेदी वैज्ञानिक बातों को, जैसे एक वो आइंस्टीन ने एक फार्मूला निकाला था, ह्यूमन एनर्जी इज इक्वल टू mc², मास इंटू c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, माने कि वो प्रकाश की गति। तो पहले क्या था, पहले था कि भाई जो हमारा माने जो है द्रव्य है या पदार्थ है, वो नष्ट नहीं होता है, वो बस रूप बदलता है, कभी ठोस बन जाएगा, कभी द्रव बन जाएगा, कभी गैस बन जाएगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। लेकिन जब आइंस्टीन की थियरी आई, तो उसने कहा नहीं भाई, मैंने पदार्थ भी या द्रव्य भी नष्ट हो सकता है, लेकिन जब वो नष्ट होगा तो एक भयंकर ऊर्जा में वो परिवर्तित होगा। और इसीलिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, E = mc²। इसका प्रभाव देखने में लगता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन से चाहे आप बिजली बनाइए, चाहे आप बम बनाइए, और खास करके जो हमारे तारे हैं, जिससे हमारा तारा सूर्य है, और भी तारे हैं, उसमें यही जो है E = mc² वाला, चूंकि उसमें द्रव्य जो है वो नष्ट होता है और ऊर्जा में वो परिवर्तित होता है। तो हमारे तारों के ऊर्जा का स्रोत, हमारे जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, अब सूर्य क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती बदलती है कि इसमें हीलियम में। तो कुछ द्रव्य जो है नष्ट होता है, वो तो देता है कि शायद कुछ हजार टन शायद प्रति सेकंड वो द्रव्य नष्ट हो रहा है, किसका, सूर्य का। तो ये फार्मूले जो है वो इसके लिए है। वो सुधांशु त्रिवेदी कह रहा था कि वो हिंदू सनातन में जो है वो मास टू मास नहीं
मास माने द्रव्य, मास से लेकर के ऊर्जा में कन्वर्जन होता है। और दूसरे पंथों में चाहे इस्लाम या ईसाई में जो उसको दफना देते हैं तो मास टू मास कन्वर्जन होता है। कितना माने घटिया किस्म का तर्क, उसके कुतर्क का एक नमूना मैंने बताया। उसके कुतर्क का को समझ, सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों के कुतर्क का नमूना समझने के लिए थोड़े में समझ लीजिए, आगे भी हम बताएंगे कि जैसे एक पाखंडी किस्म का था जो है वो सुधांशु त्रिवेदी जैसा, और उसके परिचय में एक आदमी मिला। मान लीजिए जो पाखंडी किस्म का आदमी वह ए है, और जो है जो परिचय में मिला मान लीजिए वो बी है। उसको एक झूठा सम्मान देने का वो जो है जो नाटक रचता है, उसका नमूना जरा आप लोग देखिए। मिलते ही कहता है अरे हमारे मित्र, हमारे दोस्त भाई आप कहाँ थे, और मतलब कि हम तो आपके लिए बहुत चिंतित हैं, चलिए मेरे घर पर आपको मैं वो मैंने खोआ था ना, मैंने जो दूध को जला करके मैंने खोआ बनाते हैं, मिठाई होती है, तो चलिए मैं आपको अपने घर पर खोआ खिलाता हूँ। पहली बार उसने बोला, जिससे वो झूठी जो वो मित्रता का और आत्मीयता का नाटक कर रहा था ए वाला बी से, तो कह रहा था कि चलिए अब मेरे घर पर मैं आपको खोआ खिलाता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद कह रहा है कि खोआ तो दूध से ही बनता है, तो मैं आपको दूध पिलाता हूँ। वो जो मित्र था बी वाला, जो जिसका मन मित्र था बी, बोलता है अरे कोई बात नहीं, आप हमसे मिल गए और इस तरह की बातें हो गई, आपके दर्शन हो गए, वही काफ़ी है। वो इस तरह से जवाब देता रहा। फिर कुछ दूर वो चलने के बाद फिर ये तर्क देता है कि गंगा जल में दूध से भी अधिक तत्व जो है उसमें वो गंगा जल में पाए जाते हैं, तो मैं चलिए आपको मैं गंगा जल पिलाता हूँ। तो वो मित्र भी कहता, बोला कह रहे नहीं भाई कोई सी बात नहीं, जो भी आपको माने प्रेम भाव से लगे वो दीजिए, लेकिन महत्व तो इस बात का है कि आप हमसे मिल गए बहुत दिनों के बाद। फिर वो जो ए वाला जो फिर कुछ दूरी चल तर्क दे रहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो उसने जो है वो सादा पानी उनको ऑफर कर दिया। वो बोल के लाया था कि चलिए मैं आपको खोआ खिलाता हूं, और खोआ दूध से बनता है, दूध और जो है फिर गंगा जल में दूध से भी अधिक तत्व पाए जाते हैं, और फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस तरह के 4 तर्क दे करके बोल के लाया था कि वो खोआ खिलाएगा, और उसने उनके आगे पानी पेश कर दिया। इस नमूने को जरा समझिए। इसी तरह का कुतर्क जो है वो सुधांशु त्रिवेदी देता है। एक आपने सुना होगा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। इस तरह का कुतर्क हमारे इसमें चूंकि एपिसोड लंबा हो रहा है, लेकिन हमारे इसमें जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका सरासर अपमान है। चंद्रशेखर लिमिट की बात करेगा वो, हमारे इसी देश के जो है वो वैज्ञानिक थे जिनको पूरा सम्मान नहीं मिला, तो जाकर अमेरिका में अपने प्रतिभा का वो यानी जो यस चंद्रशेखर यानी मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने जो है तारे बनते कैसे हैं, कैसे नष्ट होते हैं, इस पर उनकी थियरी है। और एक चंद्रशेखर लिमिट करके है कि भाई यदि उस तारे का स्टार का इतना मास होगा तब तो जो है वो
न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, और यदि उससे अधिक हुआ तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। तो चंद्रशेखर लिमिट, हालांकि ये विज्ञान की बातें हैं, कि बात वो करेगा सुधांशु वो त्रिवेदी। इस तरह के तमाम विज्ञान में खोज हैं, और तमाम वैज्ञानिक जो कि पूरा जीवन वो लगा दे रहे हैं मानवता की भलाई के लिए और उसके कल्याण के लिए, उस सब का ही अपमान करता है ये सुधांशु त्रिवेदी, और झूठी झूठी बातों को लेकर के। तो हमारे देश के लोग इसकी सुधांशु त्रिवेदी हुआ, समंत पात्रा हुआ, इनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करें। लेकिन उनके जवाब में जो आते हैं इस्लाम आस्था के, वो तो और भी खतरनाक। साजिद रशीदी, शादाब चौहान, अंसार रजा और जो है वो शोएब जमई, ये तो और डेंजरस हैं सब, और उन्हीं को बुलाते हैं सब। लेकिन इन सबसे निजात पानी है हमारे भारतीय भाई बहनों। भारतीयता के मर्म को समझिए, उसके महत्व को समझिए, भारतीयता के आधार पर एक होइए। इन सारी ताकतों को पहले जो है ईवीएम मशीन पर आप शून्य करिए, आगे सभी हल आपको मिलेगा आगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।